गुड मॉर्निंग। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे, आज तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, केमिकल बॉन्डिंग शुरुआत कर दिए थे और हमने ऑक्टेट रूल वगैरह पढ़ लिया था, लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना भी सीख लिया था। आज आगे पढ़ते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि ऑक्टेट रूल को हमको छोड़ना पड़ा और नया थ्योरी डेवलप करना पड़ा। उसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल, जिसमें हम देखते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? हाइपोवैलेंट कंपाउंड। नेचर में ऐसे भी मॉलिक्यूल मिलते हैं जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी वो सेंट्रल मेटल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, 8 से लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और फिर भी ये 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे BF3, BeCl2। देखो BF3 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, और BeCl2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। मगर ये नेचर में तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, फिर भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या ऑक्टेट रूल से आप इसको समझा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑक्टेट रूल तो बोलता है जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे कंपाउंड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो इसको नहीं समझा सकते। दूसरी बात, ऐसे भी नेचर में कंपाउंड मिलते हैं जिसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे उनको कहेंगे हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स भी मिलते हैं, जिसमें 8 से क्या होता है? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के पास होते हैं, जैसे PCl5, SF6। देख रहे हैं, PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, SF6 में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कैसे समझा पाइएगा ये दोनों को? बिल्कुल नहीं समझा पाइएगा। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल मेटल एटम के पास, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ से समझा पाइएगा? बिल्कुल नहीं समझा पाइएगा। अच्छा, ये समझ में आ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन कैसे? क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 5 बॉन्ड बनाए हुए, तो 10 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह यदि हम बात करें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसे NO में, बताइए कैसे बॉन्डिंग कीजिएगा? इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताइए? टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए कितने हो गए बताइए? इसमें हो गए 5 और इसमें 6, 5 + 6 कितने हो गए? 11। टोटल इलेक्ट्रॉन 11 हो गए। मतलब आपने N1 कितना कैलकुलेट कर लिया? 11। N2 बताए थे ना, कैसे कैलकुलेट करते थे? N2 कैसे कैलकुलेट करते थे, याद है? N2 कैलकुलेट करते थे 8 इंटू नंबर ऑफ ऑल एटम्स, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16। उसके बाद N3 कैलकुलेट करते थे, कैसे? N2 माइनस क्या करते थे? N2 माइनस N1, तो कितना आ जाएगा? 5। और N3 को 2 से डिवाइड करते थे तो बॉन्ड पेयर मिलता था। अब बताइए 5/2, ढाई बॉन्ड कभी होता है? नहीं होता। तो आप कभी भी बॉन्डिंग लिविस डॉट स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं कर सकते। किसका? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का। ये तो बॉन्डिंग ही नहीं करेगा, ढाई बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो आप इसको भी समझा नहीं सकते। आइए इधर जरा, इधर देखिए, यदि हम बात करें, सबसे बड़ा जो धक्का तब लगा इसको जब इनर्ट गैस या नोबल गैस जो थे, नोबल गैसेस में खासकर जेनन और क्रिप्टन, ये भी कुछ कंपाउंड फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बना दिए। जैसे जेनन ने क्या बना दिया? HCF2, HCaO3, ये सब कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो आपने पूरा का पूरा ऑक्टेट रूल किसके आधार पर बनाया था? इस आधार पर बनाया था कि जेनन, नोबल गैसेस जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते। मगर अब देखिए, नोबल गैस ही रिएक्शन करना शुरू कर दिए। आपने जिसको भगवान बनाया था उसी का कैरेक्टर ढीला है। अब कैसे समझाइएगा? इसका मतलब दिस कंपाउंड फॉर्मेशन टेल्स दैट कि देयर इज सम अदर काउज ऑफ बॉन्डिंग। दिस कंपाउंड फॉर्मेशन टेल्स दैट, क्या बताता है? टेल्स दैट सम अदर काउज ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का कुछ और कारण है। और दिस लीड्स टू क्या? न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड, क्या कहते हैं? VBT। और यही नए कॉन्सेप्ट का आधार बना जिसको कहते हैं VBT। यही सारी बातें ड्रॉबैक हो गई किसकी? ऑक्टेट रूल की। तो हाइपोवैलेंट कंपाउंड का मिलना, हाइपरवैलेंट कंपाउंड का मिलना, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में बॉन्डिंग का नहीं समझा पाना,
नोबल गैस का, खासकर जेनन और क्रिप्टन का फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाना। दिस कंपाउंड फॉर्मेशन टेल्स दैट सम अदर काउज ऑफ बॉन्डिंग, दिस लीड्स टू न्यू कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट का आधार बना? VBT। आओ जरा VBT को देखते हैं। VBT क्या कहता है? VBT कहता है बेटे, ध्यान से समझते जाना, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। VBT कहता है कि बॉन्डिंग जो होता है, बॉन्डिंग इज ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग का कारण कभी 8 पुराना नहीं रहा है। बॉन्डिंग का कारण VBT क्या मानता है? पहले तो VBT देखते हैं। VBT क्या है? VBT वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, या वैलेंस भी लिखते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बोलो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये क्या मानता है? अकॉर्डिंग टू VBT, बॉन्डिंग इज ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। जब भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो बॉन्डिंग हो जाएगा। बॉन्डिंग का कारण ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल है। क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बॉन्डिंग होता है। अच्छा, ओनली दोज ऑर्बिटल विच ओवरलैप, ओनली दोज ऑर्बिटल ओवरलैप which have unpaired electron with opposite spin, with कैसा spin? Opposite spin, और one orbital have vacant orbital, have filled electron while other is vacant, एक में फिल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? खाली, तब भी ओवरलैप कर जाएगा। या फिर दोनों अनपेयर्ड होने चाहिए विथ अपोजिट स्पिन। कहने का क्या मतलब है? जैसे मान लो ये एक ऑर्बिटल है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ये ओवरलैप कर जाएगा और इस तरह का बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, इस तरीक़ा से। मगर ये देखो, यदि इसमें भी सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन, इसमें भी सेम SS ऑर्बिटल है ये, तो क्या ये ओवरलैपिंग करेगा? VBT के अनुसार तो नहीं करेगा, जब तक स्पिन इन्वर्जन नहीं होगा। हाँ, यहाँ हो जाएगा। ध्यान से देखो, एक पूरा भरा हुआ और एक खाली, ये भी ओवरलैप कर जाएगा। आ रहा है समझ में? अब देखो, क्या ये दोनों बॉन्ड एक जैसे दिख रहे हैं? ये दोनों बॉन्डिंग एक जैसे दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे हैं। यहाँ पर कौन से टाइप का बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट, जबकि यहाँ पर कोवेलेंट। समझ में आ रहा है? हमने बोला था कि कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट एक जैसे ही होते हैं। बनने के बाद कोई नहीं बता सकता है कि कौन कोवेलेंट नेचर का है और कौन कोऑर्डिनेट नेचर का है। ठीक है, बनने के बाद दोनों का शेप शकल कैसा हो जाता है? एक जैसा हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि हम बात करें कि VBT में ऐसा क्या हुआ कि VBT में ऐसा क्या हुआ कि ऑर्बिटल ओवरलैप किए, तो सबसे पहला जो लॉजिक दिया जाता है, ये दिया जाता है बेटे कि जब कोई भी एटम बहुत दूर होता है तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है। कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है बेटा? अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स यदि डोमिनेट करेगा तो दो एटम कहाँ से, अट्रैक्टिव फोर्स यदि रिपल्सिव फोर्स से डोमिनेट करेगा तो दो एटम एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दूर जब भी कोई चीज़ रहता है तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है। अब मान लो अट्रैक्शन होते होते एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर आ गए और ओवरलैप कर गए। अब ये नज़दीक नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अब नज़दीक आएंगे ना तो न्यूक्लियस नज़दीक आ जाएगा। न्यूक्लियस नज़दीक आ जाएगा तो ओवरलैपिंग, तो क्या होगा? रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट पर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स क्या है? बराबर है। इस पॉइंट पर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बराबर है, और इसी को बोलते हैं बाउंडेड स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? बाउंडेड स्टेट। यहीं पर मॉलिक्यूल बॉन्ड कर गया। इससे यदि और नज़दीक लेके आइएगा, मतलब ये डिस्टेंस है और ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी का कर्व, इससे और नज़दीक लेके आइएगा तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। किससे? अट्रैक्टिव फोर्स से। और इस केस में मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ है? इस पॉइंट पर, और इसी को बोलते हैं बाउंडेड स्टेट, या मॉलिक्यूल यहाँ बॉन्ड कर गया। अब तुम सुनो, जितना ज़्यादा यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ये मानता है ना, ये मानता है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? देखो,
यदि ये मानता है कि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो ये मानता है कि ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या बॉन्ड स्टेबिलिटी जो होगा, बॉन्ड एनर्जी से बढ़िया बॉन्ड स्टेबिलिटी कर लो, या बॉन्ड स्टेबिलिटी से बढ़िया बॉन्ड एनर्जी ये करो, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी जो होगा यदि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, N1 प्लस N2। हाँ, N1 प्लस N2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यदि N1 प्लस N2 का वैल्यू सेम हो जाए तो आप देख लेना, डायरेक्शनल इफेक्ट। क्या देख लेना, डायरेक्शनल इफेक्ट कहने का मतलब पी का डायरेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद SP का, और उसके बाद SS का। यदि हम इस पर एक क्वेश्चन करा दें, जैसे मान लो 1s 2p और 1s 2p और 2s 2p या 1p 2p हम पूछें कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो देखो इन दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बराबर है ना, ज़्यादा है, इसका मतलब सबसे कम इसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल हो जाएगा, 1s। अब इसमें 2 p है तो ज़्यादा हो जाएगा, दोनों का बराबर है ना, तो डायरेक्शनल इफेक्ट से देख लेंगे, तो क्या लिखेंगे 1p 2p, और सबसे कम किसका हो जाएगा 1s 2p का स्टेबिलिटी। ये बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी या फिर स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर हो गया। आगे समझ में, जरा यहाँ देखो, यदि हम ये बात करें, ध्यान से सुनते जाना, यदि हम ये बात करें कि HF HCl HBr और HI में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होगा, ये निकाल के बताओ। तो HF में बॉन्ड किसके पास मौजूद है, 1s और 2p में। HCl में किसके बाद मौजूद है, 1s और 3p में। इसके बाद किस में मौजूद है, 1s और 4p में। और इसमें किस में मौजूद है, 1s और 5p में। तो तुम देखो, जैसे जैसे इन दोनों का सम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सम बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होते जाएगी, तो सबसे कम यही है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा, इसी का होगा। आ रहा है समझ में। अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ यदि बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब यदि एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है तो हमको इसको पलटना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, HF से ज़्यादा कौन हो जाएगा, HCl, उसके बाद HBr, और सबसे कम कौन हो जाएगा, HI, सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, HI। मतलब HI सबसे ज़्यादा एसिडिक और HF सबसे वीक एसिडिक। कारण क्या, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है, क्योंकि जो कम H+ देगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अगली बात करें, ये मानता है बेटा ओवरलैपिंग को, ये कहता है कि बॉन्डिंग का कारण ओवरलैपिंग है, और ओवरलैपिंग 2 तरीका का हो सकता है। एक सिग्मा ओवरलैपिंग और दूसरा होता है पाई ओवरलैपिंग। क्या होता है, पाई ओवरलैपिंग। एक होता है सिग्मा ओवरलैपिंग और दूसरा होता है पाई ओवरलैपिंग। सिग्मा ओवरलैपिंग का मतलब होता है सिग्मा ओवरलैपिंग, और दूसरा क्या मानता है बेटा, पाई ओवरलैपिंग। आइए सिग्मा ओवरलैपिंग को देखते हैं। कौन सा ओवरलैपिंग, सिग्मा ओवरलैपिंग होता है बेटे, याद रखना। पहले तो एक बात यही समझ लो, सिग्मा ओवरलैपिंग और पाई ओवरलैपिंग, याद रखना। फर्स्ट जो बॉन्ड बनेगा वो ऑलवेज सिग्मा होगा। क्या होगा, ऑलवेज सिग्मा। सेकेंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड जो भी हो, बाकी सारा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, सेकेंड और थर्ड हमेशा क्या हो सकता है, पाई। पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। दूसरी बात, यदि हम स्ट्रेंथ की बात करें, यदि हम ताकत की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो सिग्मा का जो स्ट्रेंथ होता है वो पाई से ज़्यादा होता है। ये दूसरी बात, ठीक है। सिग्मा का स्ट्रेंथ पाई से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा, और पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा। ये 2 बातें याद रखना।
ओवरलैपिंग दो तरीका का, सिग्मा बॉन्डिंग और पाई, सिग्मा ओवरलैपिंग और पाई ओवरलैपिंग। सिग्मा ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, पाई ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होगा किससे? पाई बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ हमेशा पाई बॉन्ड से क्या होने वाला है? ज़्यादा होने वाला है। आओ इधर बात करते हैं जरा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा ओवरलैपिंग को देखते हैं। यदि हम बात करें सिग्मा ओवरलैपिंग की, सिग्मा ओवरलैपिंग की, तो ये फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल along internuclear axis, internuclear axis। तो फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जब दो ऑर्बिटल अपने न्यूक्लियस के अलोंग चले, मान लो दो ऑर्बिटल हैं और ये अपने न्यूक्लियस के अलोंग चले, न्यूक्लियस के विथ अपोजिट स्पिन, न्यूक्लियस के अलोंग चले, मतलब ये भी इधर की ओर चल रहा है न्यूक्लियस के अलोंग और ये भी न्यूक्लियस के अलोंग, लाइन ज्वाइनिंग न्यूक्लियस की ओर चल रहा है, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अपने न्यूक्लियस के अलोंग चले। तो ये जो ओवरलैपिंग होगा, इस ओवरलैपिंग को कौन सा ओवरलैपिंग कहोगे? सिग्मा। कौन सा ओवरलैपिंग? सिग्मा। और ये देखो, ये एस ऑर्बिटल है और ये एस ऑर्बिटल है, तो इसको कह सकते हो एस एस सिग्मा ओवरलैपिंग या सिग्मा एस एस ओवरलैपिंग बोल सकते हो, सिग्मा एस एस ओवरलैपिंग। मान लो एक पी ऑर्बिटल है और एक कौन सा ऑर्बिटल है? एस। तो ये भी पहला बॉन्ड तो हमेशा कोशिश करेंगे कि कैसा बन जाए? सिग्मा ही बन जाए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही चले। ये N1 है और ये क्या है? N2 है, लाइन ज्वाइनिंग न्यूक्लियस की ओर चले और इस तरीका से ओवरलैप कर गए, इस तरीका से क्या कर गए? ओवरलैप। कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? SP, मगर कौन सा बॉन्ड है ये? सिग्मा, SP सिग्मा बॉन्ड। आ रहा है समझ में? सिग्मा SP बॉन्ड या SP सिग्मा बॉन्ड जो कहो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तीसरा ये भी हो सकता है कि ये p ऑर्बिटल है और ये भी कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल, अपोजिट स्पिन में। क्या ये दोनों भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? इस तरह का बॉन्डिंग जनरेट कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हो? सिग्मा PP ओवरलैपिंग कर सकते हैं। याद रखना, पहला बॉन्ड हमेशा क्या होगा? सिग्मा होगा। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये सिग्मा बन रहा है और इसका जबरदस्त एप्लीकेशन है। कहोगे कहाँ सर? बता रहे हैं, देखो। यदि हम कुछ मॉलिक्यूल तुमको लेके दिखाएं, जैसे ये देखो, तो सिग्मा ओवरलैपिंग तब बनता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब ऑर्बिटल अपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग चलते हैं। अब तुम ही सोचो, यदि कोई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग चलेगा तो ये ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ज़्यादा क्लोज आएंगे तो ये वाला एरिया क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये वाला बाउंडेड एरिया, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जितना ज़्यादा एरिया होगा, जितना ज़्यादा ऑर्बिटल एक दूसरे पर क्या करेंगे? चढ़ेंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर नज़दीक आएंगे, उतना ज़्यादा ये एरिया होगा और उतना ज़्यादा बॉन्ड की स्टेबिलिटी होगी। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होता है कौन से बॉन्ड से? पाई बॉन्ड। देखो इसका एप्लीकेशन, इसका यदि एप्लीकेशन देखा जाए तो इसका एप्लीकेशन हम पहले लगाते हैं अमोनिया में। किस में लगाते हैं? अमोनिया में। देखो अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। क्या लिखते हैं? 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 2s2, 2p कितना है? 3 है क्या? 2p3। हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन लेके आने हैं? 3। हाइड्रोजन में मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s में, तो कहाँ लेके आते हैं? देखो ये 1s, यह हाइड्रोजन का 1s और ये हाइड्रोजन का 1s। क्या ये और ये अपोजिट स्पिन में है? क्या ओवरलैप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है 2p ऑर्बिटल। इसका नाम क्या है? 2s ऑर्बिटल। और इसका नाम क्या है? 1s। इसका नाम क्या होता है? 1s। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s में होता है। मतलब देखो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को बनाए, कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया? 3। तो 3 बॉन्ड दिखा दिए और एक आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना बचा हुआ है? 2। तो इस तरीका से दिखा दिए। यहाँ से बहुत चीज़ पता चल रहा है बेटा। ये बॉन्ड का नेचर कैसा है? कैसा है बोलो? बॉन्ड का नेचर है 2p1s। ये भी कौन सा है? 2p1s। और ये भी क्या है? 2p1s। इससे पता चल रहा है। और ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं? 2s। तो बताओ
ऑक्टेट रूल में तो ये सब कुछ नहीं था, वहाँ तो बस 8 पुरा लो कैसे हूँ और बॉन्ड बना दो, मगर यहाँ पर हमको बॉन्ड भी पता चल रहा है कि कौन कौन ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना हुआ है। आ रहा है समझ में? तो ये ज़बरदस्त रूल आया था। कौन सा रूल? कौन सा? VBT, मतलब और बॉन्डिंग का कारण कभी भी ये नहीं है कि 8 पूरा दीजिए, बॉन्डिंग का एक्चुअल कारण है क्या? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। आगे चल के इसमें मॉडिफिकेशन लेके आएंगे, वो बात अलग है, मगर अभी के लिए ये ज़बरदस्त रूल है। आइए जरा और देखते हैं, यदि हम बात करते हैं किसकी? BF3 की। किसकी बात करते हैं? BF3। यहाँ देखो दूसरा मॉलिक्यूल, क्या BF3 ऑक्टेट रूल के अनुसार बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बनबे नहीं करेगा। क्यों नहीं बनेगा? 6 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। मगर हम इसको किससे समझा सकते हैं? VBT से समझा सकते हैं कि वाकई में ये VBT से बन सकता है। कैसे? बोरन में 5 इलेक्ट्रॉन है बेटे, तो 1s2 2s2 2p 2p1। अब देखो, अभी ये मात्र एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। क्यों? एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो हमको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि 3 फ्लोरीन है। तो ये इसका कहलाता है बेटा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं। तो कहोगे ये एनर्जी कहाँ से आएगा गुरुजी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के दौरान? तो हम बोले थे ना कि जब ऑर्बिटल नज़दीक आते हैं, जब एटम नज़दीक आते हैं, जब वो दूर होते हैं, तो उस समय एनर्जी रिलीज होती है थोड़ी बहुत, तो वो एनर्जी इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को आगे प्रमोट करेगी। तो बोलोगे एनर्जी तो लॉस हो गया, एनर्जी तो खत्म हो गया। तो जब बॉन्ड बनेगा ना, तो वो एनर्जी कंपनसेट कर जाएगी, उतनी एनर्जी निकल जाएगी और एनर्जी टोटल कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो ये 5 एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो ये 1s 2s और 2p, ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर प्रमोट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो? ये 1s2 2s का में 1 इलेक्ट्रॉन बचा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो गए। देख लो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। अब अनपेयर्ड 3 है। अब अनपेयर्ड कितने हैं? 3। और फ्लोरीन का 5 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, तो इसमें भी तो एक अनपेयर्ड होगा ना। कौन से ऑर्बिटल में? 2p ऑर्बिटल में। 2p ऑर्बिटल में एक बचा होगा, यहाँ पर भी एक 2p ऑर्बिटल में बचा होगा और एक यहाँ भी 2p ऑर्बिटल में। क्या इस तीनों को बॉन्ड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, और बना के हम यहाँ दिखा देते हैं। देखो, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, 3 बॉन्ड बनाया। और देखो इस बॉन्ड का नाम क्या है? 2s 2p। बोलो 2s 2p। इस बॉन्ड का नाम क्या है? 2s 2p। इस बॉन्ड का नाम क्या है? बोलो, इस बॉन्ड का नाम है 2p 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 2p। और इस बॉन्ड का नाम क्या है? 2p 2p। आ रहा है समझ में? तो इस तरीका से हम समझा सकते हैं कि BF3 भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 पुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड होंगे, विथ अपोजिट स्पिन होंगे, वो आपस में ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। आ रहा है समझ में? आओ आगे बात करते हैं। यदि हम बात करें पाई बॉन्ड की, पाई बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड या पाई ओवरलैपिंग। यदि हम पाई ओवरलैपिंग को देखें या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन को देखें, देखो पाई बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्डिंग या पाई ओवरलैपिंग ही देख लेते, लिख लेते, ओवरलैपिंग ही था। पाई ओवरलैपिंग, पाई ओवरलैपिंग का फॉर्मेशन कब होता है या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, परपेंडिकुलर टू देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो formed due to side-wise overlapping of orbital perpendicular to इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मतलब ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैप कर जाते हैं। कैसे? तो मान लो ये एक p ऑर्बिटल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये भी एक p ऑर्बिटल है और ये इसका न्यूक्लियस है। ये दोनों एक दूसरे की ओर आना शुरू हुए, तो यदि ये एक दूसरे की ओर आना शुरू होंगे और ये इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, आ रहा समझ में, एक दूसरे के नज़दीक ऐसे आना शुरू हुए, ऐसे, तो होगा क्या? यदि ये ऐसे आएंगे तो कुछ इस तरीका के ऑर्बिटल, और ये आके कुछ इस तरीका से ओवरलैप कर गए। आ रहा है समझ में? तो देखो ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग हुआ क्या? और कहोगे कि परपेंडिकुलर कैसे सर? तो परपेंडिकुलर यहाँ देखो, ये देखो, एक सेकंड में हम समझा देते हैं। ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो ओवरलैपिंग एरिया
ओवरलैपिंग एरिया न्यूक्लियर एक्सिस का कैसा है, 90 डिग्री बना रहा है। इसीलिए तो हमने बोला फॉर्म ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होने से होता है। अच्छा, पाई बॉन्ड नोट क्या करना है इसमें, नोट ये करना है कि पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड, आफ्टर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब यह मजबूरी का बॉन्ड है। पहला बॉन्ड तो सिग्मा बनेगा, दूसरा बॉन्ड पाई बन सकता है, तीसरा बॉन्ड पाई बन सकता है, मगर पहला बॉन्ड सिग्मा। ठीक है। दूसरी बात, चूंकि देखो यहां पर ओवरलैपिंग एरिया कम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पाई बॉन्ड जो होगा, पाई बॉन्ड इज वीकर देन, किससे, वीकर देन, पाई बॉन्ड इज वीकर देन कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है, वीकर होता है, कमजोर होता है। होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग एरिया कम है, जबकि वहाँ पर इंड टू इंड आया था या अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आया था, तो ज़्यादा क्लोज आ गया था, तो एरिया भी क्या हो गया था, ज़्यादा हो गया था। बात कर रहे हैं इसका एप्लीकेशन, देखते हैं पाई बॉन्ड का। ज़बरदस्त एप्लीकेशन है बेटे। यदि हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को ले लें, या सबसे पहले हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ले लें, O2 मॉलिक्यूल को, किसको ले लें, O2 मॉलिक्यूल को। तो O2 में क्या होता है, देखो इधर, यदि हम बात करें, यदि हम O2 की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में कितना होता है, 8, तो क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p4, यही लिखते हैं ना, 2p4, 1 2 3 4। अच्छा, ये किस रूल से भर रहे हैं, हुंड रूल से। यहाँ पर किस रूल से भरा गया, हुंड रूल से। और पहले 1s को भरे, उसके बाद 2s को और 2p, ये कौन से रूल से भरे, ये रूल भरे अबाउ प्रिंसिपल। ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है, शायद नहीं पढ़ाए हैं, क्लास में पढ़ाए हैं, ठीक है। यदि हमको समय मिलेगा तो हम जरूर यहाँ रिवाइज करा देंगे और एक शॉर्ट नोट्स जरूर डाल देंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी, जितना जल्दी होता है हम वो काम अब करेंगे, पक्का करेंगे, प्रॉमिस। चलिए यहाँ देखिए, तो यदि हम बात करें इस ऑर्बिटल की, 2p ऑर्बिटल को ध्यान से देखो, तो p ऑर्बिटल बच्चा जानता है, p ऑर्बिटल डंबल होता है, यह देखो p ऑर्बिटल। और एक p ऑर्बिटल को बिना घिनाने के चक्कर में, तो यदि तीनों को फूल की तरह बना देते, डंबल बना देते, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, इसलिए ऐसा बना दिए। अब देखो, एक p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मान लेते हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें अनपेयर्ड है और इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसी तरह एक और 2 ऑक्सीजन है ना, तो एक और ऑक्सीजन को बना लेते हैं। देखो, ये ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल बाद में हम दिखा देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। और ये इसका p ऑर्बिटल, और इसमें भी तो एक pz होगा जो अनपेयर्ड होगा। ये देखो, ये पेयर्ड है। तो होगा क्या, ये जो पहला ऑर्बिटल, ये इसका न्यूक्लियस है बाबू, ये इसका न्यूक्लियस है, N1 और N2 क्या है, न्यूक्लियस। तो जब ये क्लोज आएंगे तो पहले ये वाला ऑर्बिटल टकरा जाएगा इसका, ये वाला, मतलब इसका मान लो ये px है, तो px आपस में टकरा जाएंगे, पहले आपस में क्लोज आ जाएंगे और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, सिग्मा। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब मेरी बात सुनो, इसमें भी तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये तो क्लोज आ ही नहीं रहे, यदि क्लोज नहीं आएंगे तो क्या सिग्मा का फॉर्मेशन करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही सिग्मा बन चुका है, ठीक है, सिग्मा बन चुका है। अब ये ज़्यादा क्लोज नहीं आएंगे, ठीक है। यदि ये क्लोज नहीं आएंगे तो अब मजबूरी का बॉन्ड बनेगा। और कौन होता है मजबूरी का बॉन्ड, हाँ जी सही बोले, कौन सा बॉन्ड हुआ मजबूरी का, पाई बॉन्ड। मतलब दूसरा बॉन्ड कौन सा बना, पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के केस में यदि देखा जाए तो पहला बॉन्ड तो सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड कौन सा होता है, पी पाई बॉन्ड। कौन सा, पी पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड पाई। अब देखिए, एक लोन पेयर तो है इसमें, कौन सा, 2p वाला, और एक तो 2s वाला भी दिखाइएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दिखाइएगा 2p वाला, और एक 2s वाला इलेक्ट्रॉन दिखाइएगा। तो इस तरीका से ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बताया जाता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, यदि हम बात करें किसकी, यदि हम बात करें नाइट्रोजन की, आइए एक और बात कर लेते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। यदि हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन में तो कितना होता है,
नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाए तो नाइट्रोजन में होता है 7, क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p4 2p3, यही होता है ना। मतलब इसमें तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तीनों ऑर्बिटल में, मतलब 1s 2s और ये क्या हो गया 2p, तीनों ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यदि तीनों ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जरा यहाँ देखो, तो इसको हम इस तरीका से बना सकते हैं, इस तरीका से। ये देखो ये 2p ऑर्बिटल, ध्यान से देखना, ये 2p ऑर्बिटल, ये भी 2p ऑर्बिटल, और ये pz वाला ऑर्बिटल, ये px वाला, ये py वाला और ये pz, क्या तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो बोलो हाँ, हाँ जी हैं, तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये देखो तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दिया गया। कहोगे ऊपर काहे नहीं दिखा है? बिल्कुल दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। और एक और ऑर्बिटल, एक और नाइट्रोजन का एटम होगा जिसमें ऐसा ही होगा, इसका भी शेप ऐसा ही शेप इसका भी होगा, और एक p ऑर्बिटल इसका भी होगा क्या pz वाला। तो देखो इसमें भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक अनपेयर, और इसका अपोजिट स्पिन में पेयर कर दिए। तो पहला बॉन्ड कौन सा बना? सिग्मा। हाँ, पहला बॉन्ड तो हमेशा कैसा बनता है? सिग्मा। ये लाइन ज्वाइनिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो पहला बॉन्ड हमेशा कैसा बनेगा? सिग्मा। दूसरा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होगा? ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड मिलेंगे, ये दोनों कौन वाले मिले? ऊपर वाले, मतलब py वाले। देखो हम इसको नहीं गिना, नीचे से नहीं मिलाते हैं, ऊपरे से मिला देते हैं, ठीक है। सिर्फ ऊपरे से समझ लेना, नीचे से भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये वाला दोनों को मिला दिए। ये कौन सा फॉर्मेशन हुआ? पाई बॉन्ड का। और क्या pz वाले भी आपस में मिल जाएंगे? हाँ जी, pz वाले भी आपस में मिल जाएंगे। ऊपर से भी मिला सकते हो, नहीं भी मिला सकते हो, चलो हम मिलाइए देते हैं। चलो यहाँ पर मिल गए, और pz भी वाले भी आपस में क्या हो गए? मिल गए। pz वाले भी मिल गए, मतलब नाइट यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो हम बोल सकते हैं ना कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक पहला बॉन्ड तो सिग्मा हो गया, ये बॉन्ड कौन हुआ? सिग्मा। एक पाई और एक pz जब मिला तो पाई। तो कहोगे यहाँ स्पिन इन्वर्जन नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, ये हमारी गलती है, नहीं करवाए, ये स्पिन इन्वर्जन होगा बिल्कुल। एक में क्लॉक तो दूसरा क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉक, ठीक है। और देखो तीनों इलेक्ट्रॉन, इसके तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो गए अनपेयर्ड वाले, एक लोन पेयर बच जाएगा, कौन सा? 2s वाला, और यहाँ भी एक लोन पेयर बच जाएगा 2s वाला। आ रहा है समझ में? तो ये रहा तुम्हारा VBT का एप्लीकेशन। जरा यहाँ देखो तो इसमें कुछ कमी रही होगी क्या? बिल्कुल रही होगी। सबसे बड़ा बात है, इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? तुम ही देखो ध्यान से सुनो। अभी जैसे हम मान लो हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, CH4, किसकी बात करते हैं? CH4 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो CH4 मॉलिक्यूल में हम जरा ध्यान से देखेंगे तो देखो कार्बन कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, क्या लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 1s2 2s2 2p2 है क्या? 2p2। ये कौन सा स्टेट हुआ? ग्राउंड स्टेट। क्या अभी तो मात्र 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमको तो इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाना होगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो क्या किए? इसको एक्साइटेड स्टेट में ले गए, कार्बन 6 को एक्साइटेड स्टेट में लेके चले गए। तो 2s इलेक्ट्रॉन को उठा के कहाँ कर दिए? ये 2s वाले इलेक्ट्रॉन को 2p में कर दिए। याद रखना, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को ही आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, हर को नहीं। तो 2s वाले को किस में कर दिए? ये 2s है, ये 2p है, और ये 1s है। ये 1s था, ये 2s था, और ये 2p था, कर दिए। अब तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संख्या 4 है, तो एक यहाँ लेके आ जाते हैं बेटा, एक यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके आ जाते हैं, एक यहाँ लेके आ जाते हैं, और एक यहाँ लेके आ जाते हैं। और क्या तीनों को बॉन्ड करवा दें? बिल्कुल, बोलो हाँ, करवा दीजिए। एक यहाँ बॉन्ड बना दिए, एक यहाँ बॉन्ड बना दिए, एक यहाँ बॉन्ड बनवा दिए, एक यहाँ बॉन्ड बनवा दिए। इसका नाम क्या होगा? इस बॉन्ड का नाम क्या है? इस बॉन्ड का नाम 1s है, इसका नाम 1s है, इसका भी नाम 1s, और इसका भी नाम क्या है? 1s। तो जरा ध्यान से देखो, यदि हम यहाँ बात करें, तो हम ये लिख सकते हैं कि कार्बन में 4 बॉन्ड बने, चारों हाइड्रोजन के साथ पेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ पेयर है, देख रहे हो चारों। क्या है नाम बॉन्ड का? बोलो तो। इसका कौन सा नाम है? 2s, और इसका 1s। इसका कौन सा? 2p1s, इसका भी 2p1s, और इसका भी 2p1s। आ रहा है समझ में? अब जरा ध्यान से देखो, 3 बॉन्ड में
2p1s 2p1s और 2p1s, जबकि एक बॉन्ड में क्या है 2s और 1s। तो ये तीनों बॉन्ड डायरेक्शनल, तीनों में तो n1 प्लस n2 एक जैसा होगा, मगर इसमें p कैरेक्टर है, p कैरेक्टर है तीनों में। अरे n1 प्लस n2 कितना आने वाला है, n1 प्लस n2 3 आने वाला है, 2 + 1 चारों बॉन्ड में, चारों में आएगा, मगर इसमें डायरेक्शनल इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए ये तीनों बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम स्ट्रांग। तो एक्चुअली हम बोलेंगे कि इन CH3 इन CH4 3 bonds are equal and stronger than किससे, and stronger than 4 bond, फोर्थ बॉन्ड, चौथे बॉन्ड से क्या है, स्ट्रॉन्गर है और इक्वल है, मगर बट इन एक्चुअल all bonds of CH4 are identical, एक ही जैसे होते हैं, which cannot explain by किससे, explained by VBT। आप VBT से नहीं समझा सकते, कैसे समझाइएगा VBT से कि चारों बॉन्ड कैसे बराबर होते हैं, तो मानता है कि भाई ओवरलैपिंग होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करेंगे, ओवरलैप कर देंगे, कैसे समझाइएगा, बिल्कुल नहीं समझा पाइएगा। इसका मतलब इस थ्योरी को हमको छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात ध्यान से सुने, यदि हम दूसरा लॉजिक देखें तो दूसरा लॉजिक हम कह रहे हैं, दूसरा लॉजिक ये कह रहे हैं बाबू, ध्यान से सुनना, सेकेंड लॉजिक ये कह रहे हैं कि यदि ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है और ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, तो मान लो ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया, मान लो ये दोनों ऑर्बिटल क्या कर गया, ओवरलैप कर गया, क्या ये वाला ऑर्बिटल काम का हुआ, नहीं, बेकार हो गया। ये ऑर्बिटल क्या हो गया, बेकार का हो गया। मतलब यहां बॉन्ड का तो फॉर्मेशन हुआ, नो डाउट, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, नो डाउट, ये हम बोल रहे हैं, मगर ये ऑर्बिटल कोई काम में आया, बिल्कुल नहीं काम में आया, अनयूज रह गया। तो ऐसे ओवरलैपिंग को पुअर ओवरलैपिंग कहा जाता है। ये पुअर ओवरलैपिंग, गंदा ओवरलैपिंग है, ठीक है। यदि इसमें कुछ एडजस्टमेंट करे मॉलिक्यूल, और दुनिया में हर चीज एडजस्टमेंट है, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए हर चीज़ एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी से बड़ा खेला कोई नहीं खेलेगा, ठीक है, सबसे बड़ा स्टेबिलिटी ही होती है। यदि इस मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा हो कि इसका सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ चला जाए, ऐसा हो जाए कुछ, ध्यान से दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा कि जब ये ओवरलैप करेगा ना, ये जो ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा तो बहुत ज़्यादा एरिया तक ओवरलैप कर जाएगा, तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यदि ओवरलैपिंग बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाने वाली है, बढ़ जाने वाली है भाई साहब। ओवरलैपिंग बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि ऑर्बिटल इस फॉर्म में कभी ओवरलैप करते ही नहीं है, एक्चुअली में वो इस फॉर्म में ओवरलैप करते हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा, बात ज़्यादा बेटर ओवरलैपिंग कहलाएगा। आ रहा है समझ में। और तीसरा बात, ये दूसरा लॉजिक कि यहाँ पर, और इस ओवरलैपिंग को कैसा ओवरलैपिंग कहिएगा, इसको कैसा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग कह दीजिए। क्या कह दीजिए बेटा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग कह दीजिए, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। आ रहा है समझ में। और तीसरा और लास्ट पॉइंट यदि हम बोलें तो ये ज्योमेट्री वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोलता है, ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में एकदम साइलेंट हो जाता है। मॉलिक्यूल के पास तो कुछ ना कुछ ज्योमेट्री या शेप होगा ना, उसके बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। यह बोलता है ऑर्बिटल ओवरलैप किया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, मतलब नो आइडिया अबाउट, ये नो आइडिया अबाउट किसके अबाउट, शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, कोई आइडिया नहीं देता है, ठीक है। तो ये रहा आपका VBT का कॉन्सेप्ट, ये रहा VBT। अब हम नया थ्योरी नहीं लाएंगे, ये नहीं कि आप सोचिएगा हम नया थ्योरी लेके आएंगे, बिल्कुल नहीं। हम VBT में ही मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि ये जो चारों बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, वो सब एक जैसे हो जाएंगे, और उसी मॉडिफिकेशन का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो अगला लेक्चर जो कल आएगा वो होगा हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, थैंक यू।